अच्छा, तो अब हम बात करते हैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की, कि हम वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये आपके सामने मैंने एक पिक्चर्स ड्रा की हैं कुछ, और ये है हम यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू द रेजोनेंस फाइंड करना चाहते हैं एसिड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the definition of the acid? Acid is a substance that release the proton that donate the H positive ion। और ये प्रोटॉन कौन सा होगा जो एसिडिक हाइड्रोजन की फॉर्म में किसी भी कंपाउंड या मालिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। एसिडिक हाइड्रोजन हम उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्ट अटैच हो, ठीक है। और इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो प्रीवियस सेमेस्टर में एसिड बेस इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था, मैं बड़ी डिटेल के साथ बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि इनमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर हमने ये भी वहाँ पर देखा था कि अगर हमारे पास एटम सेम है जिसके साथ एसिडिक हाइड्रोजन अटैच है, जैसे यहाँ पर इसके अंदर भी ऑक्सीजन है और इसके अंदर भी ऑक्सीजन है, अगर दोनों में ये एटम सेम है तो फिर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं, और अगर ये डिफरेंट है तो कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको प्रीवियस सेमेस्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर भूल गए तो एसिड बेस वाला जो हमारा चैप्टर था फर्स्ट सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उसको आप पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास कुछ ये वाले दो एसिड हैं, इथाइल अल्कोहल या एथानॉल और फिनोल। अब दोनों में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है। सिमिलरली ये वाला जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और बेटा ये कार्बन के साथ जो लगे हैं ये इतने एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हैं। अच्छा, इसमें से अगर ये H पॉजिटिव आयन यहाँ से डोनेट करे ये हाइड्रोजन, तो हमारे पास इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, जस्ट लाइक दिस, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर ये अपना हाइड्रोजन डोनेट करे तो ये एसिड है और फिर भी इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब सवाल ये है कि दोनों सूरतों में हमारे पास तो नेगेटिव चार्ज इधर भी ऑक्सीजन के ऊपर है, इधर भी ऑक्सीजन के ऊपर है, लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई? हम ये डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन कौन सा ऑक्सीजन ऐसा है, जो कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो प्रोटॉन डोनेट करके इटसेल्फ स्टेबल हो गया है, यानी कि उसने प्रोटॉन डोनेट किया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और वो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर स्टेबल भी हो। तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, हम देखना चाहते हैं स्टेबिलिटी को। अच्छा बेटा, अल्काइल ग्रुप कहीं पर भी हो, कोई भी हो, वो हमेशा डोनेटिंग ही होते हैं। अल्काइल ग्रुप हमेशा डोनेटिंग होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू द रेजोनेंस इफेक्ट भी ये डोनेटिंग ही होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है। इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हांस है, इंक्रीज कर गई है। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इतना इजीली इसके ऊपर स्टे नहीं करेगा, बल्कि ये प्रोटॉन को रिलीज़ करेगा तो दोबारा फिर अगेन फौरी पकड़ लेगा, या इसको इजीली ये रिलीज़ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबल नहीं है। क्यों? एज कंपेरेटिव दिस, इसके कंपैरेटिव, हम दोनों का कंपैरिजन ले रहे हैं ना, इसके कंपैरेटिव जब हम इसका नेगेटिव चार्ज देखते हैं, इस ऑक्सीजन को देखते हैं, तो इस ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग में डिफ्यूज़ है कुछ इस तरीके से थ्रू रेजोनेंस, और आगे भी फर्दर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है, और आगे भी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में है, और जब रेजोनेंस में है नेगेटिव चार्ज तो वो स्टेबल है, वो स्टेबिलिटी गेन करता है। तो फिर अब आपको क्लियर हो गया कि इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसके अंदर रेजोनेंस है, रेजोनेंस इसको स्टेबिलिटी दे रही है। सो इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो गया है, इसका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है आफ्टर डोनेटिंग दी प्रोटॉन, और ये स्टेबिलिटी गेन करता है थ्रू रेजोनेंस। सो
फिनोल मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू द एथेनॉल। फिनोल इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा एज कंपेयर टू द एथेनॉल। क्यों? क्योंकि ये डोनेट करके इट्स सेल्फ अपने आप को मोर स्टेबलाइज कर लेता है एज कंपेयर टू द एथेनॉल। तो ये हम एसिडिक स्ट्रेंथ डिफरेंट एसिड और बेस की इस तरीके से फाइंड करते हैं। और दूसरा ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हम काउंटिंग कर लेते हैं कि नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके अंदर ज़्यादा बन रहे हैं। जिसके नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा हो वो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जिसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम हो वो एसिड वीक होता है। इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सो फिनोल इज़ मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द एथेनॉल। बेसिसिटी की अब हम बात करते हैं। बेस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। अच्छा बेटा, लेकिन एक्सेप्टर कौन से होंगे? जिनके पास उन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होगी वही एक्सेप्ट करेंगे ना। जिसके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं है वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और एबिलिटी आप कैसे वाच करते हैं कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट करती हो इन फॉर्म ऑफ द नेगेटिव चार्ज या इन फॉर्म ऑफ द लोन पेयर। अगर वो लोन पेयर हैं तो वो इस प्रोटॉन को, जैसे ये वाली मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया ना। तो लोन पेयर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने में। और अगर लोन पेयर ही ना हो तो फिर वो एक्सेप्ट करेगा? फिर तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिसके पास लोन पेयर नहीं है वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? जैसे CH4 है फॉर एग्जांपल, तो CH4 में जो कार्बन है हमारे पास है जस्ट लाइक CH4, इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्या ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा? ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया ना। तो प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अवेलेबिलिटी हो। और ये नीचे मैंने एनिलीन की एग्जांपल लिखी है। ठीक है। अब एनिलीन में आप देखें लोन पेयर तो हैं, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर थे, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर ही बेटा लोन पेयर हैं, नो डाउट। लेकिन ये वाले जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर थे, ये वाले जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ये नाइट्रोजन के ऊपर फिक्स थी। जबकि ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एनिलीन के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में डिफ्यूज़ होती है। और एनिलीन के मैं 2 टाइम आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बता चुका हूँ। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि इसके लोन पेयर फुली इस एटम के ऊपर अवेलेबल हैं। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इसके लोन पेयर इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है, बल्कि किधर गए? वो रिंग में डिफ्यूज़ हो गए। और अगर वो रिंग में डिफ्यूज़ हो गए तो क्या ये फिर इसके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की उतनी एबिलिटी है जितनी इसके पास थी? कतई नहीं। वो क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं रही। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर कंसंट्रेट ही नहीं है, ये तो रिंग में चली गई है, तो ये एक्सेप्ट ईजिली नहीं करेगा। तो फिर बेस इन दोनों में से भला कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? NH3 या एनिलीन? NH3 स्ट्रॉन्ग बेस होगा एज कंपेयर टू द एनिलीन, क्योंकि ये इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। एनिलीन इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके लोन पेयर रिंग में बिजी हैं। तो यहाँ से हम इसकी स्ट्रेंथ निकाल लेंगे कि NH3 स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू द एनिलीन। एनिलीन के लिए बेटा मैं फिर बार बार कह रहा हूँ अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह रहा हूँ। अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और अवेलेबिलिटी आप देख सकते हैं NH3 के ऊपर फुली अवेलेबल है, कहीं लोन पेयर बिजी नहीं है। लेकिन एनिलीन के अंदर जो लोन पेयर हैं वो बिजी हैं रिंग में। जब वो बिजी हैं तो वो प्रोटॉन के साथ स्ट्रॉन्गरी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो इसलिए ये एनिलीन वीक बेस हो जाएगा एज कंपेयर टू द अमोनिया NH3। थैंक यू।